So hello everyone. In previous video we were discussing about the separation techniques. We discussed about evaporation technique, crystallization technique, okay, as well as sublimation, centrifugation. So we discussed 4 techniques of the separation. So in today's class we are going to discuss about the chromatography. So chromatography is a basic technique useful for the separation, purification as well as purity of the compound. How much a compound is pure we can identify with the help of the chromatography. Okay. सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक यूजफुल होगी वो किसके लिए? सेपरेशन के लिए, जो डिफरेंट मिक्सचर के अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए, साथ ही साथ उसमें प्योरीफाई करने के लिए, अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है उसको वहाँ से क्या किया जाएगा? एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और कंपाउंड को क्या किया जाएगा? प्योर. ठीक है. साथ ही कंपाउंड की प्योरिटी को भी एक्सप्लेन करेगा. ओके. अब जैसे जनरली क्या होता है कि जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है ना वो यूजफुल होगी किस केस में कि इसका अगर हम यूजफुल क्या कह लें कि बेसिक प्रिंसिपल की बात कर लें. ठीक है. कि बेसिक प्रिंसिपल इसके अंदर क्या होगा कि जो सब्सटेंसेस है या मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उन सब की अपनी अपनी डिफरेंट वहाँ पे सॉल्युबिलिटी होगी किसके अंदर? उस पेपर में. ठीक है. क्या होता है, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको. जो क्रोमेटोग्राफी होगी वो एक तरह से ये इस टाइप का पेपर होता है. ठीक है. जैसे ये हमारे पास एक पेपर है, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है. ठीक है. इसके अंदर जो भी हमारा मिक्सचर है, जैसे सपोज मैं इंक कह लूँ, इंक में क्या होंगे? डाई होगी एज वेल एज कोई भी वहाँ पे सॉल्वेंट हो गया किसी मीडियम में. उस डाई में क्या पता डिफरेंट कंपोनेंट्स है डिफरेंट कलर के. तो मुझे क्या करना है, इस डाई का यहाँ पे एक मिक्सचर जो होगा उसका यहाँ पे मुझे डॉट रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. ये हमारा एक सैंपल हो गया इस डॉट से. क्लियर. अब इस डॉट में इसको ड्राई करने देना है और जैसे ही इसको डिप करोगे इस स्ट्रिप को वाटर में, ठीक है, इस स्ट्रिप को वाटर में डिप करोगे, जैसे ये वाटर के अंदर डिप करोगे तो जैसे ही वाटर का लेवल इसके लेवल के यहाँ पे वाटर आएगा तो इसके अंदर जो डाई होंगे वो वाटर के साथ क्या होंगे? एक तरह से उसके अंदर सोल्यूबल होना स्टार्ट हो जाएंगे. अब सोल्यूबिलिटी क्या होगी उसके अंदर? जो डिफरेंट डाई के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. डाई के अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स. तो वो कंपोनेंट्स वाटर के साथ कितना सोल्यूबल है. ठीक है. कोई कंपोनेंट सपोज ए बी सी 3 कंपोनेंट है और तीनों की उस वाटर के अंदर सोल्यूबिलिटी क्या है? डिफरेंट है. कोई ज़्यादा सोल्यूबल होगा, कोई कम सोल्यूबल होगा. ठीक है. अब जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा ना वो क्या होगा? ईजिली क्या होगा? फास्ट. यहाँ पे जैसे वाटर यहाँ पे लेवल बढ़ेगा तो वाटर का लेवल धीरे धीरे अप जाएगा. अब जो वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है वो कंपोनेंट वाटर के साथ ट्रेवल करता जाएगा, फास्टर मूव करेगा. वहीं पे जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है वो वाटर का लेवल सपोज यहाँ पहुँच गया बट उसका लेवल जो होगा वो यहीं पर रह जाएगा. तो इस कंपोनेंट से हमें डिफरेंट यहाँ पे कंपोनेंट जो होंगे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूबिलिटी. तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होगा क्रोमेटोग्राफी का. क्लियर है. तो इसके अंदर क्या होगा? सिंपल सा, हमें क्रोमेटोग्राफी पेपर लेना है. क्लियर. टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर एंड इसको यहाँ पे इंक ड्रॉप पुट करनी है. क्लियर. इससे वाटर लेवल से लगभग 3 सेंटीमीटर अबव. ठीक है. अब इसको एक कंटेनर में प्लेस करना है जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर फिल हो. तो वो इसको डिप करना है यहाँ तक, वाटर के इस लेवल तक. क्लियर. और इसको डिप कर दोगे, वाटर धीरे धीरे क्या होगा? राइज करना स्टार्ट करेगा और इसके अंदर जो कंपोनेंट होंगे इस इंक के अंदर वो धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट होंगे. अब ये राइज करना स्टार्ट होंगे तो ये स्ट्रिप कुछ क्या होगी? धीरे धीरे यहाँ पे इस तरह से ये स्ट्रिप दिखने लग जाएगी. तो देखो यहाँ पे हमने इंक जो था क्या रहेगी? यहाँ पे हमने इंक डाली थी इस लेवल पे. ठीक है. अभी धीरे धीरे जो वाटर का लेवल है राइज करते हुए ये इंक जो है अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में यहाँ पे सेपरेट आउट हो चुकी है. क्लियर. तो यहाँ से क्या हो गया? डिफरेंट टाइप में सेपरेट आउट हो गई. इस तरह से ये क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होगी ये यहाँ पे यूज होगी. ठीक है. जो ये क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर की हेल्प से. ओके.
सो जैसे वाटर राइज अप होगा इसके अंदर, जो पेपर कैपिलरी होगी वो फ्लो करेगी ओवर द स्पॉट एंड इट टेक्स अलोंग विद क्या करेगी, डाई पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो इंक मिक्सचर होगा वो कैसा होना चाहिए, 2 और मोर कलर डाई का, तो डिफरेंट कलर ऑब्टेन हो जाएंगे और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा क्रोमेटोग्राफी का यहाँ क्या होता है, पूरा प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। एप्लीकेशन की बात करें तो सेपरेट कलर्स इन अ डाई एज वेल एज सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड एंड सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम कलर। क्लियर है, तो यहाँ पे जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो आप इसमें से इजीली रीड कर सकते हो। जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही कि वही एज इट इज़ यहाँ पे रिटर्न है। क्लियर हुआ, तो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है। सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो ज़्यादा मूव करेगा, जो लेस सोल्यूबल है वो कम मूव करेगा। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है कि क्या होगा, डिफरेंस इन देयर सोल्यूबिलिटी। एक वर्ड में अगर बात करें प्रिंसिपल की, क्या होगा, डिफरेंस इन देयर सोल्यूबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। क्लियर। नेक्स्ट टेक्निक है क्या, डिस्टिलेशन। सिंपल सी टेक्निक है डिस्टिलेशन। इसके लिए क्या याद रखना होगा आपको कि यहाँ पे डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट्स में। सपोज मेरे पास एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है और बी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 135 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या हुआ, 135 माइनस 100 दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो उस केस में हमें यहाँ पे डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करनी होगी। और अगर सपोज टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि नेक्स्ट टेक्निक होगी। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एक तरह से तो उसको हम कहेंगे डिस्टिलेशन के थ्रू इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। और जबकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम है, वहाँ पे मार्जिन कम है डिफरेंस का, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो मार्जिन होना चाहिए लगभग 25 से 30 के आसपास का। अगर 25 से 30 डिग्री के आसपास का डिफरेंस है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और उससे ऊपर का डिफरेंस है तो हम यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन। ये दो चीज़ डिफरेंस समझ में आ गया। डिस्टिलेशन में क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो अपरेटस होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अभी अपरेटस दिखाएंगे आपको कि अपरेटस में कैसे इसके अंदर कंप्लीटली सेपरेशन टेक्निक यूज होती है। तो जो पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है इसके बारे में बात करते हैं कि डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और उस हीट करने पे, ठीक है, और उसको हम कंडेंस करके कूल करके उन वेपर्स को किसमें दोबारा से लिक्विड फॉर्म में लाएंगे और उसको एक अलग कंटेनर में एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल सी सोचने वाली बात यह है कि वो लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा वो कौन होगा। सपोज मेरे पास मिक्सचर में दो टाइप की लिक्विड है, ए और बी। दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हीट करने पे बॉइलिंग पॉइंट पहले जल्दी अटेन हो जाएगा। सपोज एक का 100 है, एक का 150 है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पहले अटेन होगा। तो जिस लिक्विड का वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा वो क्या होने लग जाएगा, वेपराइज। ठीक है, और 150 वाला तो वेपराइज हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर अभी पहुँचा नहीं है। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाले सब्सटेंस के वेपर्स वहाँ पे बनने लग जाएंगे। वेपर्स बनने के बाद हम उन वेपर्स को किसी एक सोर्स के थ्रू दूसरे कंटेनर में हम उसको कलेक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन में। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मेन बेसिक प्रिंसिपल कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 25 टू 30 डिग्री केल्विन होना चाहिए और एज वेल एज एक कंपाउंड क्या होना चाहिए, वही बात है 35 डिग्री सेल्सियस का है तो एक कंपाउंड क्या वोलेटाइल होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल, यानी ईजिली वोलेटाइल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। तो अब देखो इसके अंदर अपरेटस आपको दिखाते हैं क्या होगा। बेसिकली ये इसके अंदर अपरेटस यूज होता है। तो ये जो अपरेटस होगा इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा डिस्टिलेशन कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम में यहाँ पे एक क्या होता है, आउटलेट।
किसके लिए? वेपर्स के लिए। ये वेपर्स यहाँ से प्रोसीड होंगी, ये पूरा चैम्बर जो होता है इसको हम कंडेंसेशन चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेपर्स को कूल किया जाता है, तो ये इस पाइप के थ्रू जब जाएंगी तो यहाँ पे वेपर्स जो होंगी कूल हो जाएंगी, और इस कूल वेपर्स को हम यहाँ पे ये देखो एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसके अंदर क्या करना है, इस लिक्विड को डालना है जिसको भी हमें सेपरेट आउट करना है, और नीचे से हीट करना है। हीट करते रह जाओगे, यहाँ पे जैसे ही एक सब्सटेंस के अंदर ए और बी है, सपोज दो सब्सटेंस, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो ए की वेपर्स बनने स्टार्ट, और वेपर्स एस्केप होने के लिए जगह यहाँ से मिलेगी, तो ये वेपर्स यहाँ से प्रोसीड होना स्टार्ट, और यहाँ पे जाके क्या होंगी, यहाँ पे हम वाटर के कोल्ड वाटर कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर डाउन होते कूलिंग फील होगा, तो वेपर्स जो होंगे कूलिंग होने पे हमने पढ़ा था कि जो स्टेट ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टिबल होती है, तो वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक अलग कंटेनर में, ठीक है। तो ये जो एक अलग कंटेनर में एक्सट्रैक्ट हुआ, सपोज ये ए कंपाउंड और बी कंपाउंड फ्लास्क में रह गया, तो ए और बी दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये प्रोसेस जो होती है डिस्टिलेशन की। तो सबसे पहले क्या करना है, मिक्सचर को हम फ्लास्क में डालेंगे, फ्लास्क में डालने के बाद इसको हम हीट करेंगे। यहाँ पे थर्मामीटर लगा के रखना है, क्यों, क्योंकि सपोज ए का 100 डिग्री सेल्सियस है और तुमने 150 तक बॉईल कर दिया, तो बी का भी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन हो चुका है, तो वहाँ पे जो वेपर्स आएंगी ए की तो आएंगी ही आएंगी, साथ में बी की भी आ जाएंगी, और ए और बी दोनों वहाँ पे वेपर्स बना के कंडेंस होके फिर यहाँ पे कलेक्ट, तो ए और बी ही जब यहाँ पे करना था फिर उसको हम यहाँ पे इतना हीट करना क्यों, तो इसलिए थर्मामीटर लगा के रखेंगे, कंट्रोल्ड हीटिंग करनी है कि दोनों में से किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाए जिसका कम है, ठीक है, और उसके बाद फ्लेम को वहाँ पे कांस्टेंट कर देना है या फिर वहाँ से रिमूव कर देना है। तो ए के वेपर्स मिल गए, बी वहाँ पे एज इट इज़ फ्लास्क में रह गया, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, क्लियर है। उसके बाद सेकंड होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, कुछ नहीं, बस इस फ्लास्क के ऊपर यहाँ पे इतने एरिया में क्या ऐड कर देना है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, सिर्फ क्या ऐड करना है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा दोनों सब्सटेंस का वो क्या होगा, लेस देन 25 केल्विन। तो 25 केल्विन से डिफरेंस कम होगा, इट मीन्स स्लाइटली भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वेपर्स दोनों की ही बननी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसलिए हम वहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाएंगे। तो वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करके ओनली एक ही टाइप की वेपर्स को हम कंडेंस करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में, तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस तरह से होता है। फ्रैक्शनल जो कॉलम होगा ये हमारा एज ए डिस्टिलेशन फ्लास्क था ही, बस इसको कनेक्ट कर देना किससे, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में यहाँ पे क्या लगी होती हैं, ये ग्लास बीड्स होती हैं, जैसे वो कंचे होते हैं उस तरह की ग्लास बीड्स इसके अंदर डली हुई होती है। तो एक क्वेश्चन बेसिक ये अराइज होता है, ये ग्लास बीड्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में किस लिए यूज होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि टू इंक्रीज द कूलिंग इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज होगा और क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट जल्दी होगा, इसलिए हम ग्लास बीड्स यूज करते हैं इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ठीक है। कई जगह पोर्सिलिन स्टोन्स भी यूज कर लेते हैं अगर ग्लास बीड्स अवेलेबल नहीं है तो इसमें बेसिकली होगा क्या भाई, एक सब्सटेंस है ए और बी, दोनों का डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में कितना है, 25 केल्विन से कम, मीन्स एक का मैं 100 मान लेता हूँ, एक का 120, थर्मामीटर लगा के रखना है, क्लियर। अब यहाँ पे हीट जेंटली करते जाना है, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस ऑब्टेन हुआ, ए के तो वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए और बी के कुछ पार्टिकल्स वहाँ पे जो जिनको एनर्जी ज़्यादा मिल गई वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। और जैसे ही यहाँ से हीट करते जाओगे, ये तो नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस करते ही ये सब्सटेंस की हीटिंग यहाँ पे रुक गई, कुछ ना कुछ तो राइज होगी, और राइज होने पे बी के भी वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे हीट तो यहाँ से है, इट मीन्स टेम्परेचर तो यहाँ का हाई होगा और यहाँ पे टेम्परेचर उतना हाई नहीं होगा एज कम्पेयर टू डाउन पोर्शन जो होगा, अपर पोर्शन का जो टेम्परेचर होगा वो इतना हाई नहीं होगा। तो वेपर्स जैसे ही ऊपर जाएंगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, यहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, लो, ठीक है। इसके कंपैरिजन में सपोज यहाँ पे 115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ क्या रहेगा
110 या 105 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही। इट मीन्स यहाँ पे जो 120 वाला था उसके कुछ वेपर्स बन गए, बट ऊपर जाके ग्लास बीड्स की वजह से जैसे ही सरफेस मिलेगा इन्हें तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से कूलिंग क्या होगी, जल्दी होगी। सिंपल सी बात है, एक अगर प्लेट के अंदर पानी है और एक ग्लास के अंदर पानी है, दोनों में से कौन जल्दी एवापोरेट होगा, प्लेट वाला, क्योंकि वहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ग्लास बीड्स का भी वही काम होगा, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, कूलिंग जल्दी होगी। तो एक ही तो वेपर्स जो होंगी उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए एक ही वेपर्स इस ग्लास बीड से पास होके, अब इनको आउटलेट के लिए जगह तो मिलेगी नहीं तो यहाँ से जाएंगी, ये कंडेंसर के थ्रू चली जाएंगी। जबकि बी की वेपर्स यहाँ पे जैसे जैसे इन ग्लास बीड्स के थ्रू पास आउट होंगी टेम्परेचर और डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा, कूलिंग होगी, और टेम्परेचर और डाउन हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होते ही ड्यू टू ग्रेविटी नीचे वापस इस फ्लास्क में। तो ए के कंप्लीटली वेपर्स कंडेंसेशन के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट, और बी के कंटिन्यू इन बीड्स की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट और इसके अंदर वापस कलेक्ट होता हुआ, ये यहाँ पे डॉट्स आप देख रहे होंगे, ये वापस इसमें कन्वर्ट। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही क्या हो गए, सेपरेट। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, इट इफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 30 और 25 डिग्री, 25 केल्विन नॉट डिग्री। ओके, सेम होगा जैसे डिस्टिलेशन होता है, बस इसके अंदर क्या होगा, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, क्या होती है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब होगी जिसके अंदर स्मॉल स्टोन्स या फिर ग्लास बीड्स वहाँ पे यूज होते हैं। उनका काम क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर कूलिंग। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर क्या होगा कि सपोज वी हैव मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन, बेंजीन का 353 केल्विन। ओके, इसको हीटेड जेंटली सो दैट टेम्परेचर राइजेस स्लोली। जेंटली हीट करना है जिससे कि टेम्परेचर क्या हो, स्लोली स्लोली वहाँ पे राइज हो। तो इसकी वजह से क्या बनेंगी, वेपर्स बनेंगी। वेपर्स बनने से क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट जिस सब्सटेंस का कम है उसकी वेपर्स क्या बनेंगी, ज़्यादा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसकी वहाँ पे वेपर्स क्या होंगी, बहुत ही कम बनेंगी। जैसे ही वहाँ पे वेपर्स अपवर्ड जाएंगी, ग्लास बीड से टकराने की वजह से कूलिंग होगा, और जिसका टेम्परेचर वेपर्स ज़्यादा थी वो तो क्या हो जाएंगी, वेपर्स ग्लास बीड्स को क्रॉस कर जाएंगी और आगे जाके कंडेंसर कॉलम में जाके अलग से सेपरेट आउट हो जाएंगी। और कुछ वेपर्स क्या होंगी जो उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाई, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जो कंडेंसर लगा हुआ था वो क्या होंगी, ग्लास बीड से टकरा के वापस लिक्विड के अंदर। इसको फिर दोबारा हीट करना है, दोबारा वेपर्स बनेंगी, दोबारा कंडेंसर के थ्रू जाके लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और कुछ वेपर्स ग्लास बीड से टकरा के किस में कन्वर्ट होगी, वापस लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को रिपीट और रिपीट करते जाओगे। रिपीट करने से क्या होगा, वेपर्स जो होंगी, जो ए के वेपर्स है या फिर क्लोरोफॉर्म की हम बात कर ले यहाँ से वेपर्स, वो हमें दूसरे कंटेनर में मिल जाएगी, और बेंजीन वाला होगा वो फ्लास्क के अंदर एज वेल रिमेन रह जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। अब बात कर लें इनके यूजेस की। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा वो यूजफुल होगा किसमें, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। एयर के अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की गैसेज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो ये डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, गैसेज। अब इन गैसेज को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी बात करेंगे कि एयर्स में से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। और साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए भी यूजफुल होंगी। तो ये बात होती है किसके लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। क्लियर? अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर की। तो जो एयर के कंपोनेंट होंगे, ठीक है, उसको सेपरेट करेंगे हम कैसे। देखो, एयर में हमें पता है कंपोनेंट किसके होते हैं, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंस कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, और डिफरेंट रेशियो में होंगे, परसेंटेज में, और उनका सबका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब एयर जो है गैसियस फॉर्म में है,
तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। और गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए पहले ही बताया था मैंने कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे करते हो। अगर गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड में करना है तो क्या करोगे, प्रेशर को इंक्रीज करना और टेम्परेचर को डिक्रीज। तो एयर को क्या करना है, कंप्रेस करोगे। कंप्रेस करने का मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो और टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज। तो कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब एयर को जब प्रेशराइज किया और टेम्परेचर लो किया, कूल किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड एयर में, और एज वेल एज जो वहाँ पे सॉलिड CO2 में, ठीक है, जिसको हम ड्राई आइस कह रहे थे कूल करने पे। तो ड्राई आइस तो यहाँ से क्या हो गई, सेपरेट आउट हो गई भाई, ठीक है। वो यहाँ पे उसकी डेंसिटी कम थी ड्राई आइस की लिक्विड एयर से, तो उसको तो हमने वहाँ पे सेपरेट आउट कर लिया। अब बचा लिक्विड एयर। लिक्विड एयर में हमारे पास कंपोनेंट थे नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, इस टाइप के। तो लिक्विड एयर को क्या करोगे, हीट करना है स्लोली स्लोली, जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भाई लिक्विड एयर है। अब तीनों एयर में कंपोनेंट जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अलग अलग है। नाइट्रोजन का 77 केल्विन, आर्गन का 87 केल्विन, ऑक्सीजन का 90 केल्विन। तो टेम्परेचर डिफरेंस देखो 25 केल्विन से तो कम ही है सब में, तो इसलिए हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और वहाँ पे उसको सेम वही प्रोसेस कि हीट करना है जेंटली, हीट करने के बाद वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे उनको क्या करना है, कंडेंसर के थ्रू पास आउट। कुछ जो वेपर्स जो होंगी ग्लास बीड्स के थ्रू कूल होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसको प्रोसेस को रिपीट एंड रिपीट करते जाना है। तो वहाँ से ए जो होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे कंटेनर में बी सेपरेट आउट, और जो फ्लास्क में रहेगा वो सी कंपोनेंट वहाँ पे ग्लास में, हाँ, एक तरह से फ्लास्क में रह गया। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके हम एयर को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके लिए एक अपरेटस यूज होता है गैसेज ऑफ एयर को सेपरेशन के लिए। तो अपरेटस जो एग्जैक्ट डायग्राम होता है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये शुरू का जो सेटअप है यहाँ तक, ये सेपरेटर यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। इससे पहले का ये जो कॉलम है ये सारा काम आता है किसके लिए, कंप्रेशन के लिए और कूलिंग के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होगा, एयर को देखो यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कूल। देखो यहाँ से कोल्ड वाटर डाला जाएगा, ये पाइप्स जो होंगी इसके अंदर रहेंगी, तो गैसेज इन पाइप्स पे टकरा के क्या हो जाएंगी, कूल, और कूल होने पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में। तो ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे सेपरेटर में जाएंगी, और सेपरेटर में जो होगा ड्राई आइस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग निकल जाएगी, और जो लिक्विड एयर है वो आगे प्रोसीड हो जाएगी। क्लियर। अब लिक्विड एयर आगे प्रोसीड हुई, यहाँ पे हमारे पास लगा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है यहाँ पे डिफरेंट देखो कंटेनर, एक ये आउटलेट, एक ही आउटलेट, ठीक है। अब तीनों आउटलेट में जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, इनके फ्रैक्शनल कॉलम होंगे, वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट वेपर्स बनेंगी डिफरेंट कंपोनेंट की। अब वो वेपर्स को हम अलग अलग सेपरेट आउट करते जाएंगे, और वो वहाँ से एयर के थ्रू हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट। तो इस तरह से हम एयर के कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास टॉपिक रह गया कि कॉपर सल्फेट को, ठीक है, इम्प्योर सल्फेट से, इम्प्योर सैंपल से कैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कैसे फिल्टर आउट करेंगे, और साथ ही साथ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो कि हम एक तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। वहाँ पे क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, उनको कैसे हम यूज़ करेंगे, क्या वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस चलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास इस चैप्टर से अब लास्ट 2 टॉपिक रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली एंड। क्लियर है। तो बेसिकली इस चैप्टर से यहाँ से जो भी हमने कुछ सीखा है सबको एक तरह से जो हमारी डेली लाइफ एप्लीकेशन है वहाँ पे भी क्या है, यूजफुल है सभी कॉन्सेप्ट्स। तो सभी को ईजिली हमें समझना होगा और वहाँ पे क्या एप्लीकेबल कैसे प्रोसेस हो रही है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। क्लियर है।